कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और साथियों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए हम लोग अपनी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं, अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में यूपी जीके के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए विलंब ना करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन बहुत ही दमदार सा क्वेश्चन है और ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा आपका कि कबीर दास जी की समाधि कहाँ पर है। पहला कह रहा वाराणसी, दूसरा ऑप्शन कह रहा मगहर, तीसरा कह रहा प्रयागराज या चौथा ऑप्शन आपका कह रहा लखनऊ। तो संत कबीर की समाधि आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, इनका समाधि स्थल किस जगह पर देखने को मिलता है, यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग संत कबीर की बात करें, किसकी बात करें, हम लोग संत कबीर दास जी की बात करें तो इनका जन्म होता है 1398 में। कब होता है? 1398 में होता है वाराणसी के अंतर्गत। कब होता है? 1398 में वाराणसी के अंतर्गत इनका जन्म देखने को मिलता है। और एक ऐसी इनके जन्म के बारे में कथा है कि इनके जन्म के समय, जन्म के बाद इनकी माँ क्या करती है, इनको जो है लहर तारा तालाब के किनारे छोड़कर चली जाती हैं और वहाँ पर नीमा और नीरू दंपति के द्वारा इनको पाया जाता है और इनका पालन पोषण उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ये एक समाज सुधारक भी रहे हैं और अपने समय में ये क्या किए, जो आपके हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की कुरीतियाँ थी उस पर जमकर प्रहार करते हैं। कौन? संत कबीर दास जी। और इनकी अगर हम लोग मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हो जाती है भैया 1578 में। कब हो जाती है? 1578 में। और हुआ क्या कि आज भी यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु वाराणसी में होती है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कबीर दास जी का है कि अगर हम संसार के नियमों का पालन किए तो हम कबीर दास जी किस बात के, इन्होंने ठीक उल्टा किया। जब इनकी मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो यह क्या करते हैं, वाराणसी से हट जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? मगहर। और मगहर में ही 1578 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर क्या होता है, कबीर दास की समाधि देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर आपका दूसरा, विकल्प संख्या दूसरी यहाँ पर सही होती हुई दिखाई दे रही है कि कबीर दास जी की समाधि स्थल हो जाती है आपकी मगहर में। कहाँ पर हो जाती है? मगहर में हो जाती है। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो साखी सबर रमैनी जैसी इनकी जो है आपको महत्वपूर्ण कविता या इनकी रचना देखने को आपको मिल जाती है। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा बेगम समरू की चर्च कहाँ स्थित है। पहला विकल्प कह रहा गाजीपुर, दूसरा कह रहा सरधना, तीसरा कह रहा लखनऊ या चौथा कह रहा गाजियाबाद। तो बेगम समरू की चर्च कहाँ पर देख, तो अगर हम लोग बेगम समरू की नाम की चर्चा करें, इनके बारे में जानने का प्रयास करें तो इनका मूल नाम हो जाता है फरजाना। और इनका जो मुख्य पेशा होता है, व्यवसाय होता है या इनका नाच गाना करना इनका पेशा होता है, उन्हीं द्वारा ये जीविकोपार्जन करती हैं। आगे चलकर वाल्टर नामक अंग्रेज के साथ इनका विवाह हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि सरधना, मेरठ के पास एक जगह सरधना, वहाँ पर इनका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, वर्चस्व स्थापित हो जाता है। यही सरधना में ही बेगम समरू के द्वारा क्या किया जाता है, एक चर्च की स्थापना कराई जाती है जिसको बेगम समरू की चर्च के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब बनने वाला है आपका विकल्प संख्या दूसरी, यानी कि सरधना। क्या हो जाएगा? सरधना। सरधना के अंतर्गत आपको जो है बेगम समरू की चर्च देखने को मिलती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर भैया। और आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा प्रदेश का उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। पहला कह रहा बाराबंकी, दूसरा कह रहा बरेली, तीसरा कह रहा लखनऊ या चौथा कह रहा रामपुर। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र देखने को मिलता है। अगर हम लोग उर्दू भाषा की बात करें तो क्या है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की आबादी को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या, एक बहुत बड़े भाग की जनसंख्या आपकी क्या करती है, उर्दू भाषा को समझने और बोलने वाली है। और इसके साथ ही साथ हुआ क्या कि जो उत्तर प्रदेश की आपकी द्वितीय राजभाषा है वह उर्दू है। क्या है? उर्दू है। तो उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय राजभाषा हो जाती है उर्दू, यह हो जाती है आपकी, याद रखिएगा 1989 में। कब हो जाती है? 1989 में उर्दू को जो है द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाती है। अब इतने बड़े भूभाग पे बोली जाती है और उर्दू का इतना महत्व है तो जाहिर सी बात है कि इसके प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई होगी। और यह आपका हो जाता है कहाँ पर? यह हो जाता है आपका लखनऊ में। कहाँ हो जाता है? लखनऊ में हो जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंतर्गत देखने को यहाँ आपका मिलता है
कि उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ में स्थित हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और कह रहा प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सीधी बात है, आपको उत्तर प्रदेश के मंडल और आपके जिलों की संख्या बतानी है। पहला विकल्प कह रहा 18 और 70, दूसरा कह रहा 18 और 71, तीसरा कह रहा 18 और 75, चौथा कह रहा 18 और 80। तो इसमें से उत्तर प्रदेश में कितने मंडल और कितने ज़िले आपको देखने को मिलते हैं? तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के मंडल और ज़िलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपके कुल जो हैं 18 मंडल देखने को मिलते हैं और मूल रूप से आपके 75 ज़िले देखने को मिलते हैं। तो आपके 18 मंडल और 75 ज़िले देखने को मिलते हैं। कुंभ महाकुंभ को लेकर के एक महाकुंभ एक अलग से ज़िला बनाया गया है, लेकिन यह अस्थायी तौर पर है, यानी उत्तर प्रदेश का जो 76वां ज़िला बनाया गया, यह महाकुंभ आपका क्षेत्र बनाया गया है। और यह क्या अस्थायी स्वभाव का है? कहने का मतलब यह है कि जैसे यह महाकुंभ की समाप्ति होगी आपके इलाहाबाद में, यह जिला अभी अपने जो है अस्तित्व से विहीन हो जाएगा, इसका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मूल रूप से आपके 18 मंडल हैं और 75 जिले आपके देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग नगर निगम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम देखने को मिलते हैं। कितने? 17 नगर निगम देखने को मिलते हैं। और जो नवीनतम बना है, जो आपका नवीनतम नगर निगम बना है, वह आपका बना है कौन सा? 17वां कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका शाहजहाँपुर। कौन सा हो जाएगा? शाहजहाँपुर। और अगर हम लोग शाहजहाँपुर की बात करें कि नगर निगम कब बनाया गया, तो आपका 2018 के अंतर्गत ये जो है नगर निगम बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो मंडल हैं वो आपके 18 हो जाते हैं और जो आपके कमंडल हैं यानी कि जो आपके ज़िले हैं वो हो जाते हैं आपके 75। ठीक है, तो 75 ज़िले, 18 मंडल और 17 आपके नगर निगम देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। और आगे क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक, प्रदेश का राजकीय पक्षी है। पहला क्या कह रहा? मोर, दूसरा कह रहा सारस, तीसरा कह रहा तोता या चौथा कह रहा आपका कोयल। तो प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, यह आपको बताना है। यह भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है अपने आप में कि प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। देखिए, जो आपका यूपी जीके है यह बहुत ही आसान होता है और इसमें से अधिकांश क्या होता है, अधिकांश क्वेश्चन हम लोगों को आते हुए रहते हैं। तो इसमें आपको बताना है प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करें तो वह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सारस हो जाएगा भैया। क्या हो जाता है? सारस हो जाता है। और ये जो आपका सारस है, इसी को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? इसी को हम लोग क्रौंच नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये आवे कि प्रदेश का राजकीय पक्षी है और वहाँ पे अगर जो है सारस नहीं दिया है, तो आपके ऑप्शन में क्या दिया रहेगा? क्रौंच दिया रहेगा। क्रौंच और सारस आपका एक ही पक्षी हो जाता है, अलग अलग नामों से उसे जाना जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सारस। क्या हो जाएगा? सारस सही जवाब होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की और कह रहा कि राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है। पहला कह रहा महाराष्ट्र, दूसरा कह रहा भोपाल, तीसरा कह रहा गोवा या चौथा कह रहा लखनऊ। तो राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे यूपी जी के चल रहा है तो बहुत से लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको सीधे मार देंगे, कहेंगे कि यूपी जी के है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर ही प्रदेश का कोई जगह होगा जहाँ पर यह संस्थान आपका देखने को मिलेगा, तो लगा देंगे लखनऊ। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं जो कि पूरे संस्थान आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नहीं देखने को मिलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या तीसरी, यानी कि गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। आपका राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान आपका गोवा में स्थित हो जाता है। और इसको बनाने का जो मूल उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य हो जाता है वह जल क्रीड़ा के बारे में प्रशिक्षण देना, उसके विषय में लोगों को बताना इसका मूल उद्देश्य हो जाता है। तो आपका राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान आपका गोवा के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कह रहा राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहला कह रहा दुधवा, दूसरा कह रहा पीलीभीत, तीसरा कह रहा अमनगढ़ या चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, यह आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है आपका। तो अगर हम लोग राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह हो जाएगा आपका क्या? यह हो जाएगा आपका दुधवा। क्या हो जाएगा?
दुधवा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है, यह हो जाता है दुधवा। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हो जाती है 1987 में। कब हो जाती है? 1987 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। अगर हम लोग अमनगढ़ की बात करें तो अमनगढ़ जो आपका टाइगर रिजर्व है, यह आपका बिजनौर में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? बिजनौर हो जाता है। और प्रदेश का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो हो जाता है आपका अमनगढ़, ठीक है। तो अमनगढ़ आपका जो टाइगर रिजर्व है, यह हो जाता है आपका बिजनौर के अंतर्गत। वहीं पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत आपका हो जाता है तीसरा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। खैर यहाँ बात कर रहा पहले की, पहला आपका हो जाएगा दुधवा। और दुधवा की स्थापना की जाती है 1987 के अंतर्गत। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रदेश में किस जिले में सबसे कम विधानसभा सीट है? पहला करा महोबा, दूसरा करा चित्रकूट, तीसरा करा श्रावस्ती, या चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो प्रदेश में किस जिले में आपके न्यूनतम सीट देखने को मिलती है? तो देखिए, अगर हम लोग प्रदेश की बात करें कितने विधानसभा सीट है, तो आपकी जो है कुल 403 विधानसभा की सीट देखने को मिलती है। ठीक है, कितनी है? 403 आपकी विधानसभा की सीट देखने को मिलती है भैया। और ये 403 सीट है, ये विभिन्न जिलों में बटी हुई है। जो आपके 75 जिले हैं उनमें ये आपकी सीट बटी हुई है। तो जो आपकी सीट है विधानसभा की, वह हो जाती है 403 सीट। और अगर सर्वाधिक बात करें, सर्वाधिक सीट विधानसभा की किस जिले में है, तो हो जाती है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। और प्रयागराज में कितनी हो जाती है? तो प्रयागराज में आपकी सर्वाधिक विधानसभा की सीट हो जाती है, और उसकी संख्या हो जाती है 12। कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। प्रयागराज में सर्वाधिक विधानसभा की सीट है, 12 संख्या देखने को मिलती है। और अगर हम लोग न्यूनतम की बात करें, किसकी न्यूनतम की बात करें, तो एक बात याद रखिएगा, एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा। एमएससी क्या याद रखिएगा? एमएससी याद रखिएगा। बीएससी के बाद होता है आपका एमएससी। तो इसको याद रख लीजिएगा, यहाँ से आपकी बात क्लियर हो जाएगी। एम से हो जाएगा आपका महोबा, क्या हो जाएगा? महोबा हो जाएगा। एस से हो जाएगा आपका क्या चीज़? श्रावस्ती। और सी से हो जाएगा आपका चित्रकूट। यानी महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती, ये 3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ विधानसभा की सबसे कम संख्या देखने को मिलती है। इन तीनों जिलों में आपकी विधानसभा की 2-2 सीट देखने को मिलती है। कितनी? 2-2 सीट देखने को मिलती है भैया आपके, या इन जिलों में महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती में आपकी विधानसभा की 2-2 सीट देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि विकल्प इसमें कौन सही हो जाएगा, तो इसमें आपका तीनों विकल्प सही हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है आपका सही हो जाएगा आल। क्या हो जाएगा? आल सही हो जाएगा। ये आपके सभी इसके विकल्प सही हो जाएंगे। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कनक भवन कहाँ पर स्थित है? बहुत ही शानदार सा सवाल है। कह रहा कनक भवन कहाँ पर स्थित है? पहला करा अयोध्या, दूसरा करा बांदा, तीसरा करा चित्रकूट, या चौथा करा बाराबंकी। तो आपको बताना कनक भवन कहाँ पर स्थित है। तो कनक भवन की अगर हम लोग बात करें भैया, तो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी ये आती है कि जब सीता जी विवाह के बाद आती हैं अयोध्या, तो माता कैकेयी के द्वारा क्या किया जाता है? कनक भवन इनको जो है मुँह दिखाई के रूप में दे दिया जाता है। यह सीता जी का क्या होता है? उनका निजी भवन हो जाता है। तो कनक भवन कहाँ पर देखने को मिलता है आपका? कनक भवन आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। कहाँ पर? अयोध्या में देखने को मिलता है कनक भवन। ठीक है, तो 8वें का सही जवाब हो जाएगा विकल्प पहला, आपका सही जवाब हो जाएगा। कनक भवन आपका अयोध्या के अंतर्गत देखने को मिलता है, और ये जो है सीता जी को गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसे धनपत राय के नाम से जाना जाता है? बहुत शानदार सवाल है। किसे धनपत राय के नाम से जाना जाता है? तो अगर इसकी सही हम लोग बात करें कि पहला विकल्प कह रहा मुंशी प्रेमचंद, दूसरा कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी, तीसरा कह रहा रामधारी सिंह दिनकर, या चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो इसे जो है किसे धनपत राय के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? उपन्यास सम्राट। कौन? अब उपन्यास सम्राट यानी कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा इसका? मुंशी प्रेमचंद इसके सही जवाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर इनकी बात करें, जन्म की बात करें, तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म होता है 31 जुलाई 1880 में लमही वाराणसी में। कहाँ पर होता है? लमही वाराणसी में जन्म होता है। और इन्हें उपनाम इनका दिया जाता है उपन्यास सम्राट के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। इन्हीं का नाम होता है, मूल नाम होता है धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद इनका बाद में नाम पड़ता है। चलते हम लोग अपने आज के 10th क्वेश्चन पर। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन ये रहा। करा प्रदेश का राजकीय पशु है? पहला करा हाथी, दूसरा करा बंदर,
तीसरा करा बारहसिंघा या चौथा करा लोमड़ी। तो अगर हम लोग प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो वह क्या होगा, यह आपको बताना है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये भी, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि अगर उत्तर प्रदेश के हम लोग राजकीय पशु की बात करें तो वह क्या हो जाएगा, तो याद रखना भैया, वह हो जाएगा आपका, तो वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या तीसरी, यानी कि बारहसिंघा। क्या हो जाएगा, बारहसिंघा। और बारहसिंघा को स्नैप डियर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि प्रदेश का राजकीय पशु होता है। तो आज हम लोग प्रदेश के बारे में 2 राजकीय पशु देखे हैं और इसका राजकीय पक्षी देखे हैं। राजकीय पशु हो जाता है आपका बारहसिंघा या स्नैप डियर, और अगर हम लोग पक्षी की बात करें तो इसका राजकीय पक्षी हो जाता है आपका सारस, या इसी को हम लोग क्रॉन्च के नाम से जानते हैं। ऐसा साथियों हम लोग अपने आज के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और चैनल पर साथियों नए चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।